कोरोना संकट के बीच अब बीएमसी हरकत में आ गई है। बीएमसी अब 16 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी में है। बीएमसी ने कहा है कि ये प्लांट 1 महीने में लगा दिए जाएंगे। 12 सरकारी अस्पतालों में 16 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे, जिससे करीब 43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। यकीनन एक बड़ी और बेहतरीन खबर आ रही है। कोरोना संकट के बीच हरकत में अब बृहन्मुंबई कॉरपोरेशन आ गई है। 16 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी में है बीएमसी और 1 महीने में ऑक्सीजन प्लांट लगकर काम करना शुरू कर देंगे। 12 सरकारी अस्पतालों को इन 16 ऑक्सीजन प्लांट के लिए चुना गया है। 43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इसके जरिए उत्पादन होगा। एक बड़ी खबर इस लिहाज से भी कि जब बड़े अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से प्रभावित हो रहे हैं, अगर ऑक्सीजन के प्लांट अस्पताल परिसर में ही मौजूद हैं तो इस तरह की किल्लत नहीं पेश आएगी। बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा है, लेकिन थोड़ा और भी कर सकता है, करना चाहिए। इतने अच्छे है कि मतलब हमें ज्यादा खड़े होने के लिए भी चांस नहीं है। लाइन चालू रहे, मूविंग लाइन है। 20 मिनट्स कुछ नहीं, सिर्फ ये कि टेंट डालेंगे और बेटर रहेगा। बाकी भीड़ तो है, सैटरडे भी है। वैक्सीन का थोड़ा शॉर्टेज है तो भीड़ एक्सपेक्टेड थी, बट आई थिंक ऑल द अरेंजमेंट्स आर गुड। अपॉइंटमेंट दिया था, मुझे अपॉइंटमेंट था 9 बजे का। यहाँ आने के बाद यहाँ कुछ मालूम ही नहीं, किसको पता ही नहीं। एक कोई वहाँ भेज रहा है, कोई ये कोने में भेज रहा है, कहीं और सब जो बड़े बड़े होंगे वो घुसते वैसे वो चले जाते हैं दादागिरी से। दिल्ली नहीं, मुंबई के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। क्या है वहां के ताजा हालात, बता रहे हैं इंडियन न्यूज रिपोर्टर प्रीति सोमपुरा। में कोरोना की स्थिति देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कल रात में ही जो है विशाखापट्टनम से एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन नागपुर पहुंची थी और उसके बाद में जो है नासिक में भी ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो अब इसको लेकर मुंबई महानगर पालिका ने भी हर डिस्ट्रिक्ट में और जितने भी सरकारी जो अस्पताल है वहां पर खुद का ऑक्सीजन प्लांट बनाने का फैसला लिया है। इस वक्त मैं जेजे अस्पताल में हूँ। अगर बात करें जेजे अस्पताल में तो यहाँ के हालात सुधार पे, अगर बात करें बीएमसी की तो बीएमसी के कई अस्पताल में लगातार कोविड मरीजों को एडमिट करने के लगातार फोन आ रहे हैं। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो मुंबई महानगर पालिका ने एक आज अहम फैसला लिया है, जिसके तहत जितनी भी बीएमसी की अस्पताल है वहां पर और एक नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की किल्लत महसूस ना हो। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। वहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सरकार के गलत नीति के वजह से कोरोना देश में बढ़ा है। इसको जिस तरह से रोकने की कोशिश करना चाहिए थी, केंद्र सरकार ने नहीं किया। केंद्र सरकार के नियोजन शून्य काम की वजह से आज देश में कोरोना बढ़ा। जो संसाधन अपने पास है वो संसाधन पॉपुलेशन के आधार पे कम पड़ रहा है। जैसे ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ये तो अप्रैल तक, यानी अप्रैल के पहले हफ्ते तक तो ये हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, यानी केंद्र सरकार एक्सपोर्ट कर रहा था। ऑक्सीजन कर रहे थे, रेमडेसिविर कर रहे थे, वैक्सीन तो पाकिस्तान को मुफ्त दी जा रही थी, जो अपने देश को आज वो पैसे से देना चाहते हैं। तो ये सब एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्या देश के राज्यकर्ताओं को ये खबर नहीं थी कि इस कोरोना के वजह से देश में जान मान का नुकसान होगा, देश की तबाही होगी? लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने देश के साथ ये दुर्व्यवहार किया है और उसी का परिणाम देश की जनता भुगत रही है। कांग्रेस नेता नाना पटोले केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए वहीं मुंबई में बढ़ते कोरोना संकट और मिनी लॉकडाउन के बीच प्रवासियों की कमर टूट गई है। उनको रोजगार की दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से वो पलायन करने लगे हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासियों की भीड़ लगी हुई है। ज्यादा जानकारी इंडियन न्यूज रिपोर्टर शिवानी मिश्र के जरिए।
ये आपको दिखा दें कि चारों तरफ अगर आपको कैमरे की दृष्टि से नजर दौड़ाएंगे आपकी, तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़, लगातार लाइनों में, कतारों में खड़े यहाँ पर जो लोग हैं पलायन की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले यहाँ का मंजर और भी ज्यादा भयावह था, लेकिन अब एक बहुत बड़ी मात्रा में कई लोग जो हैं वो यहाँ से ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं और इसी बीच में जो बचे लोग हैं वो अपने गाँव की ओर दोबारा से पलायन कर रहे हैं। कोशिश करेंगे जिससे कि आपको तस्वीरों का जो पैमाना है वो साफ तौर पर दिखाया जा सके। हालांकि यहाँ आप तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन अपनी सिक्योरिटी के साथ जिन लोगों के पास टिकट्स है उन्हें भेज रहा है अंदर। हालांकि इसमें कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो फिलहाल शादी के या प्रधानी के इलेक्शन के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा ऐसा हुजूम यहाँ मौजूद है जो कि नौकरी खो जाने के डर से, लॉकडाउन के डर से फिलहाल आगे बढ़ रहा है। ये जो लाइनें हैं, ये जो कतारें हैं, सुबह से शाम बीत जाती है लेकिन कहीं भी खत्म नहीं होती। लगातार जो लोग हैं यहाँ से पलायन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें आप देख पाएंगे कि गरीब वर्ग की जो तस्वीरें हैं वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर आगे भी और जाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि किस तरह से मास्क लगाए चिलचिलाती धूप में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े हर कोई सामान उठाकर अपने कंधों पर जिम्मेदारियों के बोझ के साथ घर का सामान, जरूरत का सामान लेकर आगे बढ़ता हुआ फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। पिछली बार भी जब 2020 में कोरोना का प्रकोप महाराष्ट्र, मुंबई को घेर रहा था, लॉकडाउन की तस्वीरें सामने थी, मजदूरों का पलायन सड़कों से आगे बढ़ रहा था और इसी बीच में कुछ स्पेशल ट्रेनें जरूर आगे चला दी गई हैं, जिसके चलते अब लोगों को सहूलियत भी मिल रही है, टिकट्स भी मिल रही है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनके पास टिकट बुकिंग करने के साधन नहीं है और अभी भी वो पलायन के लिए स्टेशनों के बाहर भीड़ जमा करके इंतजार में है। देखना होगा कि मजदूर पलायन की तस्वीरों पर सरकार की नजर कब पड़ती है और इस विभाग को कब राहत की सांस मिलती है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में जम्मू के ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर का जायजा लिया संवाददाता अजय जांड्याल ने। जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल है, वहां पर ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है, लोग तड़प रहे हैं। मगर जम्मू में इसी ऑक्सीजन के क्या हाल हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं ऑक्सीजन की एक फैक्ट्री में। और आप मेरे आसपास देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन के तमाम वो सिलेंडर है जो इस वक्त भरकर रखे गए हैं और इनकी सप्लाई जो है वो जम्मू कश्मीर के कई सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और कई फैक्ट्रियों में जाती है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल मेडिकल के साथ साथ आपको बता दूं कि कई ऐसी इंडस्ट्रीज में भी होता है जहां पर मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए काम आता है। मगर आज क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो मेडिकल सेक्टर को उभर के आ रही है कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि दिल्ली में हमने जो देखा तस्वीरें बहुत ही परेशान कर देने वाली थी कि किस तरीके से लोग इस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अस्पतालों के बाहर सड़कों पे तरस रहे थे। वही चीज जो है डरा देने वाली है। जम्मू में क्या हाल है वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक जो कश्मीर गैस एजेंसी है वहां पर। और ये प्लांट जो है आप देखें यहाँ पर 24 घंटे काम चलता है और इसकी कैपेसिटी जो है लगभग 280 जो सिलेंडर बड़े वाले हैं उनको रिफिल करने की है। यहाँ पर आप देखें ये तमाम सिलेंडर जो हैं इन्हें इस वक्त जो है वो फिल किया जा रहा है और इसी तरह से ये जो नोजल्स हैं, इन नोजल्स के जरिए भरी हुई ऑक्सीजन जो है इन बड़े बड़े सिलेंडरों में जो है वो भरी जाती है और उसके बाद इन सिलेंडरों को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके जो है वो हॉस्पिटल्स में सप्लाई दी जाती है, ताकि अगर कोई भी जो है इमरजेंसी वहाँ पे हो, जो व्यक्ति वहाँ पे हैं और खासतौर पे कोरोना के चलते किसी को इस सिलेंडर की जरूरत आन पड़े तो वो वहाँ तक पहुँचाई जा सके। अनुज कुमार के साथ अजय जंड्याल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि आखिर प्लांट में एयर को ऑक्सीजन में बदला कैसे जाता है। जम्मू के प्लांट से अजय जांड्याल की रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में इस वक्त ऑक्सीजन की मांग को लेकर मारामारी है, क्योंकि कोरोना के चलते लोगों का बुरा हाल है। मगर हम आपको आज लेकर आए हैं कि ऑक्सीजन प्लांट पे ये बताने के लिए कि आखिरकार ऑक्सीजन तैयार कैसे होती है। हमारा ये एटमॉस्फेरिक एयर आता है, इसका मैं कम एयर फिल्टर लगाए
एयर फिर कंप्रेस होके में जाता है कूलिंग में। ये कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर। यहाँ से कंप्रेस होकर कूल रूम में जाता है। ये नाइट्रोजन कूलर है, यहाँ ठंडा होता है गैस। ये दूसरा ये फ्रिज टाइप है कूलर, चिलिंग प्लांट बोलते हैं इसको, ये भी ठंडा करता है। फिर ये ठंडा करके फिर जाता है इसमें डायर में, एयर डायर। इसमें मॉलिक्यूलर सीव होता है, वो इसको मॉइस्चर जो भी होता है वो ऑब्जर्व करता है। फिर हमारा जाता है एयर सेपरेशन प्लांट, जो कि ऑक्सीजन अलग करता है, नाइट्रोजन अलग करता है, और जो बाकी के अदर गैसेस वो बाहर करता है। सिर्फ ऑक्सीजन अंदर रहता है और नाइट्रोजन रहता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अलग अलग करते हैं। इसका ऑक्सीजन हमारे लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। ये जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर स्टोर की जाई हैं। उसके बाद इनको जो है आप अभी बताएंगे लिक्विड फॉर्म कैसे। लिक्विड है, लिक्विड ऑक्सीजन। ये लिक्विड ऑक्सीजन है जो हम निकाल रहे हैं इस वक्त। वो देख लो, ये लिक्विड फॉर्म में आता है। जब पेशेंट कोई इमरजेंसी में होता है, उसे कोई तकलीफ होती है, सांस प्रॉपर नहीं ले पाता, तो उसे प्योर ऑक्सीजन दिया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन है, नीचे गिरा दो, ये खत्म हो जाएगा। और ये लिक्विड ऑक्सीजन जाता है इस पंप में। ये पंप के अंदर, इसके अंदर फिर वापस जाता है। इसमें हीट एक्सचेंजर होते हैं, वो इसको गैस फॉर्म में वापस गर्म करके गैस फॉर्म में वापस करता है। फिर आगे जाता है सिलेंडरों में। यहाँ से फिर आगे सिलेंडरों में जाता है, मैनिफोल्ड में। और उसके बाद जो है सप्लाई चलेगी, जो सप्लाई करते हैं। अब सोचिए, हम जो बाहर से जब ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो सोचिए हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई गैसें होती हैं। मगर क्योंकि मेडिकल में जब पेशेंट कोई इमरजेंसी में होता है, उसे कोई तकलीफ होती है, सांस प्रॉपर नहीं ले पाता, तो उसे प्योर ऑक्सीजन दिया जाता है। और वो ऑक्सीजन का तरीका हमने बताया। ये अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम। हमारे तमाम रिपोर्टर्स देश के अलग अलग इलाकों से आज के हालात पर तमाम रिपोर्ट्स आपके लिए ला रहे हैं। ये रिपोर्ट्स आपको बताने में कारगर होंगी कि वर्तमान जो संकट है उसको किस तरीके से दूर किया जाता है, किस तरीके से प्लांट काम करते हैं, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ किया जाना बाकी है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में आखिरकार ऑक्सीजन का टैंकर अब पहुंच गया। ये वही अस्पताल है जहां ऑक्सीजन की कमी से 25 लोगों की मौत हुई। इस अस्पताल में कोरोना के 215 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से कई ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ये तस्वीरें सुखद तो हैं, लेकिन कम से कम इस स्थिति में आने के बाद अगर ये हालात यहाँ पर है तो कई सवाल भी उठते हैं। सवाल इस बात के भी कि वो लोग जो बेहतर होने की उम्मीद में इस अस्पताल में आए थे, केवल ऑक्सीजन की वजह से आज हमारे बीच में नहीं है। लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन को अब पहरे में लाया जा रहा है। आइनॉक्स के प्लांट से दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है इन तमाम ऑक्सीजन टैंकर को और इन्हें लेकर दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जा रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल की हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट में ये ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाया गया है। यहां पर तमाम लोग ऐसे जो कि सरकारी मदद की उम्मीद पर, सरकारी सहूलियत की उम्मीद पर अपनी जिंदगी को बचाने की खातिर भर्ती हैं और अब दिल्ली पुलिस भी आगे बढ़कर इस तरीके से उसमें अपना रोल निभा रही है। केवल इतना ही नहीं, पानीपत से आ रहे ऑक्सीजन टैंकर के लिए दिल्ली पुलिस ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ये टैंकर दिल्ली के पंजाबी बाग के महाराजा अग्रसेन अस्पताल ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान इस टैंकर को भी एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से पुलिस इसे सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचा रही है। पुलिस इस लिहाज से भी इस टैंकर के आगे चल रही है कि पुलिस की मौजूदगी में रास्ता वक्त पर क्लियर होता रहे, क्योंकि एक सेकंड भी कीमती है। अगर ये टैंकर 1 सेकंड बाद अस्पताल पहुंचे तो उस 1 सेकंड में क्या कुछ हो सकता है, कितनी सांसें थम सकती हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस अपने इस रोल को बखूबी निभाती हुई दिखाई पड़ रही है। और उधर सिंगापुर से उड़कर C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय वायुसेना का विमान पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर उतर गया है। सिंगापुर से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आया है। शाम करीब 4:30 बजे
पानागढ़ एयरबेस पर ये C-17 ग्लोबमास्टर लैंड हुआ है। हर कोई, हर बड़ा विभाग अब उस हरकत में है जिसे युद्ध स्तरीय हरकत कहा जाता है, और इसमें एयरफोर्स और भारतीय सेनाएं बड़ा रोल अदा कर रही हैं। पुलिस के भी तमाम कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत तेजी के साथ निभा रहे हैं, और ये C-17 ग्लोबमास्टर विमान से लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर सिंगापुर से लाकर पहुंचाया गया। हम तमाम चीजें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि इस वक्त जो स्थिति है देश में कोरोना को लेकर वो भयावह है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय गर्ग शांति गोपाल अस्पताल से MD है वहां पर, और कपिल कक्कड़ साहब वरिष्ठ मनोचिकित्सक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अपने दर्शकों से जरूर कहूंगा, इंडिया न्यूज ने यहां पर कोविड हेल्पलाइन आपके लिए जारी की हुई है। ये कोविड OPD की तरह है, आप अपने घर से फोन करें, ये दोनों वरिष्ठ डॉक्टर सीधे आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो राय देंगे उसे फॉलो करिए और कोरोना से बच कर रहिए। नंबर 011-6136-2114, एक बार फिर 011-6136-2114 पर फोन मिलाएं, अपनी समस्या अपने इन वरिष्ठ डॉक्टरों के सामने रखें। सबसे पहले डॉक्टर संजय गर्ग, कोरोना में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि ये वायरस लंग्स को इतना ज्यादा इस पर असर डाल रहा है, फेफड़ों पर इतना ज्यादा असर डाल रहा है, जिसके चलते ऑक्सीजन की मारामारी मची हुई है। मैं आपसे वो सवाल जानना चाहूंगा जो मेरे दर्शकों को फायदा पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे हमारे तमाम दर्शकों को, और साथ ही अपने घर में जो लोग दर्शक हैं वो अपने खाने में ऐसा क्या शामिल करें कि उनके फेफड़े, उनके लंग्स मजबूत हो और कोरोना वायरस का मुकाबला कर सके? देखिए, फेफड़े की मजबूती कोई एक दिन का काम नहीं है, और ऐसा कोई डाइटरी इंग्रेडिएंट नहीं होता। आपको एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर घूमना है, कुछ स्पेशल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, और हम मरीजों को कुछ स्पायरोमेट्री बोलते हैं वो भी करवाते हैं, जिससे कि लंग्स का एक्सपेंशन अच्छा हो और छाती की जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ही छाती की मांसपेशियां स्ट्रांग होगी, वो एक दिन की किसी एक्टिविटी से स्ट्रांग होने वाली नहीं है। क्या डॉक्टर संजय गर्ग कुछ उपाय इस तरीके के सामने आए कि अगर आप घर पर, क्योंकि लॉकडाउन में अपने घर पर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गुब्बारे लाएं, उन्हें फुलाने की कोशिश करें, क्या ये फेफड़ों के एक्सरसाइज का एक बेहतरीन और सस्ता विकल्प हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो एक स्पायरोमीटर मिलता है 200-250 रुपए। अगर उसको यूज किया जाए तो भी फेफड़े की एक्सरसाइज बहुत होती है। हम लोग किसी भी ऑपरेशन के बाद में उसका रेगुलर यूज पेशेंट से करवाते हैं, और ये देखा गया है कि उसके बाद मरीज की रिकवरी जो होती है वो जल्दी हो जाती है। मरीज की रिकवरी जल्दी हो जाती है। स्पायरोमीटर 200 से 250 रुपए में आपको नजदीकी मेडिकल स्टोर पर मिलेगा। घर पर गुब्बारे ले आएं, उन गुब्बारों को फुलाने की कोशिश करें। और एक राय मैं डॉक्टर्स की परमिशन के साथ ये भी रखना चाहूंगा कि मुझे भी एक चिकित्सक ने राय दी थी कि आप एक खेल खेलें कि कुछ दूरी पर मोमबत्तियां जलाएं, उन्हें फूंक मारकर बुझाने की कोशिश करें। ये घर में बैठे हुए लॉकडाउन में लोगों के लिए एक रिक्रिएशन का साधन हो सकता है, और साथ ही आपके फेफड़ों को मजबूती भी दे सकता है। डॉक्टर कपिल कक्कड़ वरिष्ठ मनोचिकित्सक मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़, लगातार जो हो रही मौतें हैं, जो आंकड़ा बढ़ रहा है, जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा इस वक्त सामने आ रहा है, वो एक डर फैलाता है, और इस डर में सभी लोग आते हैं। इसके चलते दहशत भी फैलती है। डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि अगर पेशेंट खुश रहता है तो वो दवाइयां उस पर कहीं ज्यादा बेहतर असर करती हैं, वो कहीं जल्दी रिकवर करता है। तो ये मानसिक ताकत, खुद को खुश रहने की स्थिति इस कोरोना के दौर में कैसे बढ़ाई जाए कि लोग मुकाबला कर पाए अपने घरों में इस अनजाने डर के साथ? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो हैप्पीनेस कोशेंट होता है उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। आदमी जितना खुश रहता है उतना उसकी जिंदगी में अच्छी चीजें होती हैं। अब जहां तक ये है कि आदमी को क्या करना चाहिए, एक वर्ड है इंग्लिश का, सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज है कि आदमी को अपने आप को मोटिवेट करना है कि सबसे पहले उसको डिसिप्लिन लेके आना है, अपने लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लेके आना है, इधर उधर फालतू नहीं जाना, और अपने फ्यूचर को, अपनी फैमिली को देखते हुए अपने कंडक्ट को करना है।
मैं बहुत बारी देख रहा हूं कि लोग अपने काम, चाहे छोटे छोटे काम है, उसके लिए बाहर निकल जाते हैं, मास्क आधे पहने होते हैं, तो इस सब चीजों से वो कहीं ना कहीं एक इनडिसिप्लिन लाइफ जीते हैं और उसका कोरोना से संक्रमित होना बहुत ही प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो आदमी को मोटिवेट अपने आप को कैसे करना है, पहले डिसिप्लिन, सेकंड उसको दूसरों के जो लोगों के साथ हुआ उनसे चीजें सीखनी है, डरना नहीं है। देखिए साइंस है, अगर किसी और के साथ अगर आप उस गलत रास्ते में जाओगे तो आपके साथ भी वही होगा जो दूसरों के साथ हुआ। तो आपको ये अपने अंदर करना है कि मैंने कौन कौन सी चीजें, डूज एंड डोंट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। हर डॉक्टर पिछले 1 साल से आपको कह रहे हैं आपके क्या डूज होने चाहिए और आपके क्या डोंट्स होने चाहिए। डिस्पाइट दैट लोग उसको फॉलो नहीं करते। तीसरा बात है कि आदमी को आज से 5, 10, 15 साल का होराइजन लेके चलना है कि मैंने तो अभी बहुत जीना है, मैंने तो जिंदगी में बहुत कुछ करना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अपनी लाइफ में अभी एक सुरक्षा कवच पहनने की बहुत जरूरत है। अगर मैंने ये सुरक्षा कवच नहीं पहना तो मैं ही नहीं इफेक्ट होऊंगा, मेरी फैमिली भी इम्पैक्ट होगी, मेरे पेरेंट्स भी इम्पैक्ट होंगे और मेरे बच्चे भी इम्पैक्ट होंगे। क्योंकि मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं जो संक्रमित हो रहा है वो ज्यादातर जो एग्जीक्यूटिव काम करते हैं वो बाहर जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स को देते हैं। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं और काम करना भी इंपॉर्टेंट है, फिर भी अपने आप को एक अलग कमरे में घर में रखिए और अपने आप को दूसरों से थोड़ा दूर रखिए। और काम में भी आप जितना अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे उतना आपके परिवार और सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और चीज है जो आपने फियर की बात करी, डर से हमें डरना नहीं है, हमें डर से सीखना है। हमें यह देखना है कि हमें क्या नहीं करना जो दूसरों ने किया और उसके अनफॉर्चुनेटली उसके लिए उनको भुगतना पड़ा। जी, तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट। वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट, हमें इससे सीखना होगा। हमारे तमाम दर्शक इस जानकारी को सुन रहे हैं। 2 वरिष्ठ डॉक्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। देश भर के अधिकतर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई में भी दिक्कत हो रही है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में ऑक्सीजन एजेंसियों के पास लंबी लंबी लाइनें तक लगी हुई हैं। ये लाइन ऑक्सीजन की रिफिलिंग के लिए लगी हुई है ताकि जो लोग जिनके परिजन कोरोना के चलते अस्पतालों में एडमिट हैं वो उनके लिए ऑक्सीजन का वक्त पर इंतजाम कर सके। मेरी गाड़ी खड़ी हो, कोई लाइनें जो नेता लोग आते हैं वो दूसरे गेट से भाड़ा के लेके चले जाते हैं। इसी में सब मार हो रहा है। मैं अपने अस्पताल के लिए ले रहा हूँ, वहाँ मेरे 10-12 मरीज एडमिट है जो कोविड सेंटर बनाया गया सेमो ऑफिस द्वारा। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप। स्थिति बहुत गड़बड़ है। वहाँ केवल 3 सिलेंडर बचे हुए हैं जिसमें 4 में एक्सपायर हो चुकी है। अभी की रिपोर्ट अभी देख लीजिए, जाके अस्पताल खुद क्लासे पड़ी हुई है और ये पूरा भरा हुआ है। 3 दिन से मैं खड़ा हूँ। अभी हमें आओ इधर पेशेंट है उनके लिए ले रहे हैं। पेशेंट कम से कम 5-6 दिन से ऑक्सीजन की कमी है और सफेदाबाद, बाराबंकी सब जगह दौड़ रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। सफेदाबाद गए थे परसों, वहाँ एक दरोगा साहब आए, वो लाठी चलाने लगे, कहें अब प्राइवेट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जी सिलेंडर है, सिलेंडर मेरा उसमें लगा हुआ है लाइन में। कल रात में आए थे, नहीं मिला तो उसके बाद चले गए। सुबह 5 बजे से आए। 2 दिन हो रहा है। 2 दिन हो रहा है। पहले दिन तो अच्छा मिला था, उसके बाद अब 2 दिन से हो रहा है। 2 दिन से नहीं मिला। पुलिस हुआ, डीएमजी आए तब से हो रहा है। सवाल टेस्ट पर सवाल, दवाई पर सवाल, ऑक्सीजन पर। आखिर कैसे बचेगी मरीजों की जान? लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों के तीमारदारों के बीच मारामारी मच गई। तो वहीं कालाबाजारी करने वालों पर सीएम योगी अब सख्त हो गए हैं। ज्यादा जानकारी संवाददाता खुर्रम निजामी के जरिए। लखनऊ के लिए अच्छी खबर यह है कि एक बार फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का रिफिलिंग स्टेशन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर रिफिलिंग शुरू हो चुका है और जिस तरीके से त्राही मची हुई थी, थोड़ी उससे उम्मीद जरूर जगी है। लेकिन जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो ये है कि जो पहले प्राथमिकता है वो अस्पतालों की प्राथमिकता है, उसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ऑक्सीजन दी जाएगी। तो ये बताया जा रहा है अभी तक की। लेकिन जो अच्छी खबर ये है कि कम से कम अस्पतालों में गैस पहुंचनी शुरू हो चुकी है और जैसे ये हालात बेहतर होंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की जो किल्लत थी, जो कमी थी, वो और भी दूर करने की कोशिश किया जाएगा। और एक अच्छी खबर दूसरी ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस थी वो लखनऊ आज सुबह पहुँच चुकी है, तो उससे भी हालात बहुत ज़्यादा नॉर्मल होंगे।
लेकिन इससे पहले क्या हुआ लखनऊ में वो बताना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से काला बाजारी शुरू हुई थी, एक सिलेंडर जो 700-800 का होता था वो 10-10 हज़ार, 16 हज़ार, 20 हज़ार तक बिका है। यानी कि जान की कीमत ज़्यादा थी और काला बाजारी करने वालों की हिम्मत उससे बहुत ज़्यादा थी। उनको इस बात की फिक्र नहीं थी कि किस तरीके से आदमी की जान बचेगी, उनको इस बात की फिक्र थी कि इस आपदा को किस तरीके से अपना जेब भरेंगे, अपनी पैसा, अपनी चांदी काटेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छी खबर है, लोग यहाँ अभी परेशान जरूर खड़े हैं, लेकिन एक उम्मीद जरूर जगी है कि अब ऑक्सीजन मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। 70 साल की बुजुर्ग महिला ने, जो नई दिल्ली के तिलक नगर कृष्णापुरी की रहने वाली है, उन्होंने इंडिया न्यूज की हेल्पलाइन पर कॉल करके बताया कि पिछले कई दिनों से बीमार और भूखी हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने सामाजिक कार्यकर्ता सज्जन भल्ला की मदद से बुजुर्ग महिला को दवाई और खाने का इंतजाम किया। जी के यहाँ से आया हूँ। ये आंटी जी ने इंडियन न्यूज को फोन करा था, इन्हें खाने चीजें उपलब्ध करवाई है बल्ला जी ने। इंट्रोडक्शन लीजिए आंटी जी अपना ना। हाँ, मैं वीना बोल रही हूँ, वीना कुमारी। मेरी उम्र 70 साल है, 80% विकलांग हूँ मैं। मेरे को आप लोगों ने बड़ी सेवा करी है, बहुत सेवा करी है आप लोगों ने। सूप भेजा, ORS भेजा, दवाइयाँ भेज दी हैं, बहुत मदद करी, मेरी मेहरबानी, शुक्रिया। हद से ज़्यादा आप लोग दवाइयाँ दे रहे हो, सूप दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मेरी इतनी मदद आप कर रहे हो। और बस मेरे को ठीक करवा दो, डॉक्टर के पास ले जाओ। कल मेरा इलाज हुआ था BL कपूर में, डॉक्टर दरबाज, सुंदर दरबाज। इंडियन टीवी न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद और हमारे सचिन बल्ला सर का तहे दिल से धन्यवाद, जो माता जी को खाना पीना उपलब्ध करवाया, दवाइयाँ। तहे दिल से धन्यवाद सचिन बल्ला सर का। सचिन जी तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, सामान भेजा तुमने, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं एहसान नहीं भूलूंगी। मेरी हालत बड़ी सीरियस है, बहुत बुरा हालत, तुम्हारी मेहरबानी। और मैं भी खा नहीं पाऊंगी, खुलता नहीं है मेरे से। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत कर रहे हो बेटे मेरा आप लोग। मेरे से हिम्मत नहीं, चक्कर आ रहे हो। ऐसे बहुत सारे उपाय किए जाने की जरूरत है तमाम अलग अलग लोगों की तरफ से। वो जो समर्थ हैं, वो जो इस वक्त सेहतमंद हैं, उनका ख्याल रखें, जो अकेले हैं और इस आपदा में जूझ रहे हैं। दो खास मेहमान, दो खास बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय गर्ग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शांति गोपाल अस्पताल के MD हैं। डॉक्टर संजय गर्ग, इस दौर में भाप लेना और गरारे करना, ये उस शख्स के लिए कितना आवश्यक और जरूरी है जो अभी स्वस्थ है और जिसने खुद को बचाया हुआ है? देखिए, दो बातें समझिए। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज हमारे पास नहीं है, उसका बचाव ही सबसे बड़ा तरीका है। बचाव कैसे करेंगे आप या तो लोगों से मिलना बंद करें, अपने आप से लॉकडाउन लगाएं, या सरकार आप पे लॉकडाउन लगाए जिसमें आप भीड़ में ना निकलें और लोगों से ना मिलें। देखिए, अगर वायरस गले में गया तो फिर किसके साथ ये क्या करेगा, ये वायरस जाने। भीड़ में शेर आ गया, आंख बंद करने से नहीं भागेगा। आप गार्गल्स करें, आप भाप करें। कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें बताया गया है कि भाप करना, भाप लेना कहीं ना कहीं आपको मदद करता है, लेकिन ये बहुत साइंटिफिक चीजें नहीं है। अब अगर आप इन्फेक्ट हो गए हैं तो उसका अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं अभी कि मरीज 10वें दिन 8वें दिन डॉक्टर की मदद लेता है, तब तक उसके लंग्स बहुत खराब हो चुके होते हैं। और एक बात समझिए कि ऑक्सीजन की मात्रा जितनी देर शरीर में कम रहेगी, वो शरीर में एसिड का निर्माण होगा, और अगर एसिड बनेगा तो आप धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां भी कम होती जाएंगी, खराब होती जाएंगी, और आपकी सांस लेने की पावर धीरे धीरे खराब होती जाएगी। जी, तो बेस्ट तरीका है कि प्रिवेंट करें, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएं। ठीक है डॉक्टर कपिल कक्कड़ से भी पूछ लेता हूँ। डॉक्टर कपिल कक्कड़, आप भी मानते हैं कि बचाव इलाज से बेहतर है? देखिए, हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जितना अपने आप को प्रिवेंट करेंगे, और अब तो देखिए साइंस है, सब कुछ हमारे सामने है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, डूज एंड डोंट्स हमें मालूम है, बट फिर भी हम लोग आदमी ओवर कॉन्फिडेंस
आदमी को लगता है दुनिया को हो सकता है पर मुझे नहीं हो सकता। आदमी को लगता है कि मैं अभी जवान हूँ, आदमी को लगता है मेरे साथ आज तक जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। तो ये जो गलत फहमी आदमी जब पाल लेता है और उसको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाता है, तो ऐसा जब वायरस आदमी को हिट करता है तो उसको झिझोड़ के रखेगा। जी डॉक्टर, समझ पा रहा हूं, अति आत्मविश्वास से बचने की जरूरत है। समय मेरे पास थोड़ा कम है। डॉक्टर, आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े, दर्शकों को तमाम जानकारियां आप दोनों ने ही दी। उज्जैन की बात कर रहे हैं अब, जहां गार्गी मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच हंगामा हो गया। दरअसल मरीज के परिजन जब उसकी बॉडी लेने अस्पताल पहुंचे तो मृतक के शरीर से, सिर से खून बह रहा था। इस बात को लेकर परिजनों और डॉक्टरों में बहस हुई और देखते देखते मृतक के परिजनों और डॉक्टरों के बीच हाथापाई तक हो गई। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज की मौत कोरोना से हुई, जबकि परिजन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं दिखे। विवाद ऐसा है सर कि मेरे अंकल है, मेरे चाचा जी, उनका कल रात को वो ठीक थे। रात को 2 बजे हॉस्पिटल से फोन आया कि उनकी मृत्यु हो गई है। हम सुबह सुबह उनकी डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे। डेड बॉडी जब हमने लिया तो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते उन्होंने हमको खाली चेहरा दिखाया। चेहरा दिखाने के बाद जैसे ही वो डेड बॉडी उन्होंने स्ट्रेचर से उठा के गाड़ी में रखी तो वो स्ट्रेचर पूरा ब्लड में, और उनके सर से बहुत तेज ब्लड बह रहा था। हमने ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश की कि ये ब्लड क्यों बह रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके जो सीएमओ थे वो बिना जवाब दिए हमको इधर उधर तर्काने लगे। हमने शव वाहन के अंदर जाके देखा कि अंदर भी ब्लड है क्या, कि स्ट्रेचर पर तो अंदर देखा, शव वाहन के अंदर भी पूरा ब्लड बह रहा था। क्या पूरा देखिए, लगभग आज 11:15 से 11:30 के बीच की बात है। वहाँ कोई कोविड पेशेंट थे, मिस्टर बंशीधर खंडेलवाल, ये मेट्रो टॉकीज के पास रहते हैं। रात को किसी समय इनकी डेथ हुई, परिजनों को इन्फॉर्म किया गया होगा। परिजन पहुंचे और जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस की अच्छी पहल सामने आई। पुलिस ने कल ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर 50 कोरोना मरीजों की जान बचाई, तो आज 2 पुलिसकर्मियों ने अपना प्लाज्मा डोनेट कर 2 मरीजों की जान बचाने में अहम योगदान अदा किया। ये तस्वीरें गाये बगाए निकल कर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो, निर्बाध हो, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर एस्कॉर्ट कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस ये इसी तरीके को अपना रही है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस 2 कदम और आगे गई। उन जवानों ने जो कोविड संक्रमित हो चुके थे और ठीक हो गए थे, उन्होंने प्लाज्मा का दान भी दिया। वहीं कोविड-19 संक्रमण के कारण छत्तीसगढ़ में चीजें जहां ब्लॉक हो गई हैं, वहीं हालात अभी सुधर नहीं रहे। ऐसे में शादियों में भी पाबंदी लगा दी गई। लॉकडाउन में बलरामपुर जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए अकेला ही बाइक पर निकल गया और बिना बारात लिए ही मंडप तक भी पहुंच गया। शादी को बुला लो, कहाँ जाएंगे आप शादी करने? सोनावल जा रहा है ना, मैं वहाँ बात करता हूँ। उनको यहाँ तक तो आना चाहिए, हम तो किसी को रोके नहीं। होगा तो बुलवा लो, ये गाड़ी भेज देंगे। उनको बता दीजिए, एक गाड़ी को ले आइए, कम से कम 5 आदमी। तुम्हारे घर के, तुम्हारे पिताजी तो चले जाएंगे, है ना, तुम्हारे घर के जो गार्जियन है ना, वो चले जाएंगे। अब आइए नहीं रहा तो क्या करेंगे, इसलिए हम सोचे चलो चूल्हा पर जाएंगे, बात करवाना। मैं बात करवाना। उधर राजस्थान के डूंगरपुर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां एक दुल्हन को थाने में हल्दी लगाई जा रही है। दरअसल थाने की महिला कांस्टेबल की शादी है, लेकिन कोरोना की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिली, इसलिए थाने में ही हल्दी की रस्म निभाई गई। और साथ ही सूरत में एक 4 महीने की गर्भवती रमजान के दौरान रोजा रखकर अपना फर्ज निभाती दिखी और कोरोना के मरीजों की देखभाल भी कर रही है। नर्स नैन्सी रोजाना 8 से 10 घंटे कोरोना मरीजों की सेवा करती है। इस काम के बाद उसे सराहना भी मिल रही है। और एज ए नर्स मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ और अभी मुझे 5th मंथ रनिंग है, जो कल से ही चेंज हुआ है। हाँ, अभी मैं लास्ट टाइम जब यहाँ पे कोविड केयर सेंटर खुला था तब भी मैं यहाँ पे थी, और अभी ये 2nd लहर में भी मैं यहाँ पे हूँ। और ये हमारा रमज़ान पाक महीना चल रहा है, तो हमारी इबादत समझ के मैं यहाँ पे कोविड केयर सेंटर में आती हूँ कोरोना वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए।
उधर दिल्ली के शमशान घाट पे शवों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। हालत यह है कि लोगों को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना के हालात को देखते हुए निगमबोध घाट पर चिताओं के लिए प्लेटफॉर्म की संख्या दुगनी कर दी गई है। वहीं सराय खाले खां शमशान पर 27 नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। और राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में के मोक्ष धाम में सन्नाटे के बीच सुलगती चिताएं सांझ ढलने के बाद भी नजर आ रही हैं। बिलखते परिजन अपनों के खोने का गम सहने के साथ ही अंतिम दर्शन के लिए भी तरस गए हैं। अंतिम संस्कार में परिजन भी पीपीई किट में ही शामिल हो पा रहे हैं। ये तस्वीरें उस सच्चाई को बयान करती हैं कि कोरोना किस हद तक विकराल रूप धारण कर चुका है। लिहाजा मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अब भी वक्त है। और छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां कोरिया से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। अस्पताल में बेड न होने से बाहर ही मरीज का इलाज चल रहा है। ये तस्वीर मनेन्द्रगढ़ के सरकारी अस्पताल की है, जहां परिजन कार में ही मरीज का इलाज करवा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते तमाम देश हलकान है, परेशान है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस लोगों की सांसें बचाने में जुटी हुई है। 24 घंटे में ही 150 टन से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए कर दी गई है। लखनऊ से वाराणसी ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन भेजी गई। विशाखापट्टनम से ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन नागपुर और नासिक पहुंचाई गई। बोकारो से लखनऊ और वाराणसी में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। आने वाले दिनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस रोज ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी और इसके जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोजाना बढ़ाई भी जाएगी। गाजियाबाद से दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने इसे एस्कॉर्ट किया, अस्पताल तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये तस्वीरें हैं जो एस्कॉर्ट करते हुए इसे अस्पताल तक यहां पर पहुंचा रही है। यानी हर कहीं पुलिस अब इस काम में लग गई है कि जिनकी जान ऑक्सीजन के जरिए बचाई जा सके उनके लिए पुलिस अपनी मदद दे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, लेकिन आपको सीधी और सरल सलाह दे रहे हैं, एसएमएस का पालन कीजिए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जरूर करिए। एक छोटा सा ब्रेक।